प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे सभी लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इन प्रीवियस क्लास आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट गॉस थ्योरम, व्हाट इज़ द गॉस थ्योरम, व्हाट इन्फॉर्मेशन गॉस थ्योरम टेल्स अस, गॉस थ्योरम हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देती है और गॉस थ्योरम है क्या। ठीक है। In today's class, I will discuss about what is implementation of Gauss theorem. That is, what is use of Gauss theorem. How can we apply Gauss theorem in electrostatic? ठीक है, गॉस थ्योरम को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो पहली इंपॉर्टेंट बात ये, गॉस थ्योरम में बाकी की जो भी चीज़ें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि गॉस थ्योरम हमें किसी भी क्लोज्ड बॉडी से लिंक करते हुए फ्लक्स के बारे में जानकारी देती है और उस चार्ज की वजह से जो कि चार्ज बॉडी के अंदर है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप, साइज एंड आल्सो ऑन लोकेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द बॉडी। ठीक है, बट इफ यू वांट्स टू फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग आउट of each face of geometrical closed body, then it is necessary that the charge should be at center of that body. Again thing is that my dear students, that the flux entering inside is taken negative and the flux emerging out of the closed body is taken positive. All of these things had already explained. Okay, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं प्रीवियस वीडियो को देखिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली बाय व्हाट्सएप और कॉल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। व्हाट इज द यूज ऑफ द गॉस थ्योरम। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, इसका यूज क्या है। तो सबसे बड़ी बात है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ application of Gauss theorem. Gauss theorem का प्यारे बच्चों क्या है, एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ Gauss theorem। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बाय द Gauss theorem की हेल्प से, by the Gauss theorem we can find the electric field intensity at any point due to charge bodies, due to charge system where the application of Coulomb's law is quite difficult. क्या बताया मैंने आपको यारे बच्चों, गॉस थ्योरम की हेल्प से, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हम बहुत ही आसानी से चार्ज बॉडीज और चार्ज सिस्टम्स, चार्ज बॉडी होगी, पॉइंट चार्ज होगा, चार्ज सिस्टम होंगे, उनके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हम कूलॉम्स लॉ से भी कर लेते थे, बट इफ इन एनी चार्ज सिस्टम, ये किसी भी चार्ज बॉडी के चारों ओर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम निकालना चाहते हैं किसकी हेल्प से, कूलॉम्स लॉ की हेल्प से, अगर वो निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, निकलेगा तो, अगर आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, चार्ज बॉडी, चार्ज सिस्टम की वजह से, तो आप कूलॉम्स लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट इफ इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, देन एट दैट कंडीशन we can find the electric field intensity by applying Gauss theorem more easily। यानी कि हम गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इन कंपेरेटिव टू कूलॉम्स लॉ। समझ में आ गया, व्हाट इज द एप्लीकेशन, दैट इज we can find electric field
intensity at any point due to at any point we can find the electric field intensity at any point within field within field electric field due to charged bodies or charge system where more easily by Gauss theorem apply करके where application of Coulomb's law is quite difficult. Coulomb's law is quite difficult. Okay, तो what is the use, what is the application of Gauss theorem प्यारे बच्चों? हम we can find the electric field intensity at any point within the field due to charged bodies or charge systems. चार्ज बॉडीज चार्ज सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनके किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही आसानी से मोर इजिली बाय द गॉस थ्योरम बहुत ही आसानी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम गॉस थ्योरम की हेल्प से गॉस थ्योरम को अप्लाई करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं वेयर द एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ इज क्वाइट डिफिकल्ट जहां पर कूलम्स लॉ को अप्लाई करके निकलेगा तो लेकिन अगर वो कूलम्स लॉ को अप्लाई करके निकालना कठिन हो रहा है तो गॉस थ्योरम की हेल्प से हम आसानी से निकाल सकते हैं ये गॉस थ्योरम का सबसे बड़ा यूज है करेक्ट दैट इज अब ये बात आती है कि ये हम किस तरह से करेंगे आप प्यारे बच्चों हो गया ना कंप्लीटेड इट इज कंप्लीटेड ओके सो आई एम गोइंग टू रफ इट ओके आई थिंक दैट आपको आ गया होगा और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना इसको आप डे बाय डे इसकी नोट्स आप जरूर तैयार कर लें अगर आप नोट्स तैयार नहीं करते हैं देन क्रिएट्स प्रॉब्लम टू यू ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ओके सो मेरे बच्चों ओके अब ये बात आती है बोर्ड हमारा जो है ना बड़ा एकदम डगमगाई अर्थव्यवस्था की तरह है इस समय भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से डगमगा गई है इकोनॉमी हमारा बोर्ड इस तरह से डगमगाया गया ओके फिर भी काम तो चलाना ही है ना ओके सो प्यारे बच्चों एक बात ये आई कि अब हम ये जो गॉस थ्योरम की हेल्प से बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे किसी भी पॉइंट पे तो उसके लिए करना क्या होगा उसके लिए देखिए क्योंकि गॉस थ्योरम क्लोज्ड बॉडी से लिंक करते हुए फ्लक्स के बारे में जानकारी देती है तो जो भी चार्ज सिस्टम होगा जो भी चार्ज बॉडी होगी मेरी बात को समझिए ध्यान से मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया चार्ज दे दिया है पॉजिटिव चार्ज दे दिया एक वायर को मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिया है अब क्योंकि एक चार्ज बॉडी है एक चार्ज सिस्टम है अब इसके चारों ओर क्या होगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर मैं क्या करूं मान लेते हैं ये पॉइंट पी है और यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट हमें सबसे पहले क्या करना होगा सो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों कि सबसे पहला काम क्या होगा क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई तभी कर सकते हो जब आप क्लोज्ड बॉडी होगी बिकॉज ऑफ गॉस थ्योरम टेल्स अबाउट द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड बॉडी अकॉर्डिंग टू दिस the flux linked by a closed body through the flux through a closed body is 1 upon epsilon at times of the net charge enclosed by the body यानी गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि गॉस थ्योरम क्लोज्ड बॉडी से लिंक करते हुए फ्लक्स के बारे में बताती है तो प्यारे बच्चों आपको तो इस चार्ज सिस्टम इस चार्ज बॉडी की वजह से जो चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड था इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट लिया आपने पी जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई फाइंड आउट करनी थी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम बट प्यारे बच्चों क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई आप तभी कर पाओगे जब क्लोज्ड बॉडी होगी क्योंकि गॉस थ्योरम तो क्लोज्ड बॉडी से लिंक करते हुए फ्लक्स के बारे में जानकारी देती है यानी गॉस थ्योरम की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब निकालोगे जब सबसे पहला काम
आप एक क्लोज्ड बॉडी ढूंढोगे, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करना है और गॉस थ्योरम भाई क्लोज्ड बॉडी होने पर ही अप्लाई हो पाएगी। तो पहला काम क्या होगा, योर फर्स्ट वर्क इज टू इमेजिन, टू ड्रा एन इमेजिनरी क्लोज्ड बॉडी। तो सबसे पहला काम आपको एक इमेजिनरी क्लोज्ड बॉडी, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस ड्रा करना होगा। और वो सरफेस की कंडीशन क्या होगी, वह सरफेस इस जो कि चार्ज सिस्टम है इसको कम से कम चार्ज को क्या करे, कुछ ना कुछ कन्वर्ट करे। और ये जो क्लोज्ड इमेजिनरी बॉडी हम ड्रा कर रहे हैं यह उस पॉइंट से जरूर पास होनी चाहिए जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो। क्लियर हुआ ना, क्या कहना चाह रहा हूं भाई, ये देखिए मैं इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाह रहा था, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से ये जो इमेजिनरी क्लोज्ड बॉडी में ड्रा कर रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं, टू अप्लाई गॉस थ्योरम। क्यों भाई, क्योंकि गॉस थ्योरम तभी अप्लाई हो सकती है जब आप क्लोज्ड बॉडी आपके पास होगी। सो पहला काम क्या है, कोई भी चार्ज बॉडी हो, कोई भी चार्ज सिस्टम हो और उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी। सो योर फर्स्ट वर्क इज टू ड्रा इमेजिनरी क्लोज सरफेस that is called Gaussian surface, so that you can apply the Gauss theorem, and the condition is that जो closed body होगी वह इस चार्ज बॉडी को कि कुछ पार्ट को या पूरे पार्ट को कवर करे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो इमेजिनरी क्लोज्ड बॉडी है उस पॉइंट से जरूर पास होके जाए जहां पर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है, अब आपने क्लोज बॉडी ड्रा कर ली, तो दूसरा काम क्या है, आप नॉर्मल तरीके से, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बताया था मैंने, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए वेक्टर, इस तरह से आप नॉर्मल तरीके से इस क्लोज बॉडी से फ्लक्स निकालो और गॉस थ्योरम की हेल्प से फ्लक्स निकालो, क्योंकि बॉडी तो एक ही है। आप किसी भी फार्मूले से कोई भी चीज निकालते हो, अगर बॉडी नहीं बदल रहा हूं मैं तो फ्लक्स तो उतना ही आना चाहिए। तो फिर आपने गॉसियन सरफेस जिस यानी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस आपने ड्रा कर लिया। अब करना क्या होगा, तो दूसरा काम क्या है, दूसरा वर्क क्या, एक वर्क आपने कर लिया, टू ड्रा imaginary Gaussian surface, and next thing is that you have to be find flux through this closed body via normal formula of flux, this is, and दूसरा आप नॉर्मली फ्लक्स निकाल लीजिए इस क्लोज बॉडी से लिंक करता हुआ इस फार्मूले से, और गॉस थ्योरम की हेल्प से भी आप इस बॉडी से क्या करिए, फ्लक्स निकाल लीजिए। अब आप गॉस थ्योरम की हेल्प से फ्लक्स निकालें, चाहे इस फार्मूले की हेल्प से फ्लक्स निकालें, बॉडी एक ही है तो फ्लक्स क्या होगा, सेम। तो प्यारे बच्चों, जो फ्लक्स सेम होगा दैट इज क्लोज बॉडी से आपने लिंक करता हुआ फ्लक्स निकाल लिया ई डॉट डी ए के फार्मूले से। याद रखिए मेरे फार्मूले लिखने में भी बेसिक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, भूलिएगा नहीं। जब छोटे से पार्ट के द्वारा निकालता हूं तो फ्लक्स छोटा है, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी से आ जाएगी, जो कि ज्यादा होगा। तो ज्यादा के लिए हमने डी हटा दिया है यहाँ से, बीटा और स्मॉल, और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। छोटे सरफेस से लिंक करते हुए फ्लक्स को अगर इंटीग्रेट कर दे तो पूरी बॉडी से आ जाएगा, तो इंटीग्रेट करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है। अब फ्लक्स गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे तो बेटा फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला, इफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी इज क्यू। सो अब इन दोनों ही इक्वेशंस को, क्योंकि बॉडी हमारी वही है, तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर ले, हम इक्वेट कर देंगे, और इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्या तरीका है भाई, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में क्या तरीका सीखा आप लोगों ने प्यारे बच्चों। पहला काम, सबसे फर्स्ट वर्क, कि आपको इमेजिनरी गॉसियन सरफेस यानी क्लोज्ड बॉडी ड्रा करनी है। अगर वो ड्रा नहीं करोगे तो गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाओगे। और ये मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आप ड्रा करोगे गॉसियन सरफेस इमेजिनरी क्लोज्ड बॉडी, वो उस पॉइंट से जरूर पास होनी चाहिए जहां पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है। ओके,
दूसरा काम क्या है, आप नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकालिए, गॉस थ्योरम की हेल्प से फ्लक्स निकालिए, क्योंकि बॉडी वही है, फ्लक्स होगा सेम, और दोनों ही क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। है ना बहुत आसान, इन कंपेयर टू द कूलम्स लॉ। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम। आपसे पूछ लेता हूं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम, तो आप बताइए। With the help of Gauss theorem we can find the electric field intensity more easily, where the application of Coulomb's law is quite difficult. Okay, so students, let's start application. अब कुछ करते भी है ना, मैंने आपको बता दिया, this was the application of the Gauss theorem. अब पहला application जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है derivation of Coulomb's law with the help of Gauss theorem. Okay, so प्लीज सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस के बारे में जानकारी लीजिए। गॉसियन सरफेस होता क्या है, एप्लीकेशन देखिए मैंने बता दिया हूं, और एप्लीकेशन में एक बात आई थी, व्हाट इज द गॉसियन सरफेस, है ना, आप समझ चुके हैं गॉसियन सरफेस है क्या, इमेजिनरी क्लोज बॉडी, है ना, may or may not contain the charge but passing through the point where the field intensity. So what is the Gaussian surface? Gaussian surface. तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, एंड इमेजिनरी, एंड मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। व्हाट इज द गॉसियन सरफेस, आपने देखा ना मैंने ड्रा किया हुआ, क्यों, गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है, तो एक इमेजिनरी क्लोज्ड बॉडी ड्रा करना है। अगर इमेजिनरी क्लोज्ड बॉडी नहीं होगी तो गॉस थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो व्हाट इज द गॉसियन सरफेस, एंड इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड बॉडी may or may not enclose any charge but passing through a point where the electric field intensity is required. Correct? Gaussian surface वह imaginary closed body है जिसके अंदर चार्ज होगा भी और नहीं भी हो सकता। चार्ज होगा तो फ्लक्स लिंक करेगा, और चार्ज अगर नहीं होगा तो फ्लक्स लिंक नहीं करेगा। बट ये जो गॉसियन सरफेस है ये इमेजिनरी बॉडी है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, ये उस पॉइंट से जरूर पास करेगा जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस और बॉडी may or may not enclose as a charge but passing through a point where electric field intensity is required. Okay, so this was the Gaussian surface. Now your derivation is derivation क्या करना है, derivation of Coulomb's law on the basis of Gauss theorem. Okay, ओके मेरे बच्चों, देखिए ध्यान से, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें कूलम्स लॉ का डेरिवेशन करना है। प्यारे बच्चों है भी तो एक एप्लीकेशन ना, सो फॉर दैट मैंने क्या लिया, एक प्लस क्यू कूलम का चार्ज लिया और प्लस क्यू कूलम चार्ज लिया है। अच्छा, कूलम्स लॉ कैसे फाइंड आउट करेंगे, कूलम्स लॉ है क्या, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। तो मैं करने क्या जा रहा हूं, इस डेरिवेशन को कूलम्स लॉ निकालने के लिए मैं क्या करूं, ये चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले रहा हूं, यहां पर पहले मैं इंटेंसिटी निकाल लूं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। और जब आप इंटेंसिटी निकाल लोगे इस पॉइंट पे, तो प्यारे बच्चों अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे अब रखूंगा और मुझे इंटेंसिटी यहां पता है, तो E इक्वल टू बेटा फार्मूला क्या जानते हैं, ये इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट ये कौन सा चार्ज होता था, टेस्ट चार्ज होता था। ये फोर्स कौन सा होता जो कि टेस्ट चार्ज पे लग रहा है। अगर टेस्ट चार्ज की जगह कोई दूसरा चार्ज आप रखते हो, Q1 मान लेते हैं रख रहे हैं, सो बेटा F अपॉन Q1 करते हैं, यानी जो चार्ज आप यहाँ पे रख रहे हो उस पर लगने वाला फोर्स और उस चार्ज के रेशियो को ही हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते थे। तो कूलम्स लॉ, यानी मुझे फोर्स निकालना है। कूलम्स लॉ क्या है, फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E Q1, राइट। सो F मैं E का कैलकुलेशन पहले करूंगा, यानी इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करूंगा, चार्ज जो मैं रखूंगा वो तो ही है, सो F निकल आ जाए, कूलम्स लॉ आ जाएगा। सो मोस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन इज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। पहले तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो मैं फोर्स निकाल पाऊंगा। सो डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम, सो पहले मुझे निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो अब आप देखिए मैं बोलता जा रहा हूं, आप थोड़ा दिमाग पे रखिए। ऑन द फिगर देयर इज अ पॉइंट चार्ज प्लस q and p is the point at our distance where we have to find electric field intensity.
एंड फाइनली कूलम्ब्स लॉ। ओके, सो अब मेरे r डिस्टेंस पे है, तो मैंने r को रेडियस मान के एक इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा किया। क्योंकि बेटा गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो मुझे गॉसियन सरफेस ड्रा करना होगा। बोलो बेटा सर आपने स्फेरिकल ही क्यों किया, आप क्यूब कर लो, स्क्वायर कर लो, बट जो ज्यादा आसान होगा वो स्फेरिकल सरफेस करना हमारे लिए बेहतर है। आप कह रहे बच्चों मैंने क्या किया, प्लस क्यू कूलम का चार्ज था, आर डिस्टेंस, तो अब आर बेटा क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब ये सरफेस पे एक पॉइंट है, गॉसियन सरफेस हमेशा उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहां पर आपको क्या करना है, इंटेंसिटी निकालनी। तो पी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालनी थी। प्यारे बच्चों इस पॉइंट इस प्लस क्यू कूलम चार्ज की वजह से, अब देखिए गॉस थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो सॉरी जब हम फ्लक्स निकालते हैं नॉर्मली तो पहले हम छोटे से सरफेस से निकालते हैं। तो बेटा मैंने एक छोटा सा पार्ट सरफेस एलिमेंट ले लिया, ये हमने एक सरफेस एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कुछ अगर मैं इस पॉइंट पी को यहां पे दिखा दूं तो आप उसे अंदर मत मानो। अगर इस पॉइंट पी को मैं यहां पे दिखा दूं और मैं इस तरह से फिगर ड्रा कर लूं तो आप उसे अंदर मत मानिए, है ना, समझिए बात को। मैंने पी पॉइंट यहां ले लिया, आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि जो आप इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे वो उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहां पर हमको इंटेंसिटी चाहिए। तो प्यारे बेटा वो पॉइंट से ही पास हो रहा है, ये स्फीयर है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ये चार्ज है इस जगह पे और इस जगह पॉइंट है। तो बेटा मैं स्फीयर ड्रा कर रहा हूं और जब स्फीयर ड्रा कर रहा हूं तो स्फीयर के सरफेस पे ही है पी पॉइंट। अभी 3D फिगर में देखेंगे तो पी पॉइंट इधर आ गया, अरे इसकी इस जगह ना कि इधर आएगा, सो इधर है तो आपको क्या लग रहा है वो बीच में, लेकिन ये जो पी पॉइंट है वो सरफेस पे ही है, ठीक है। हाँ तो छोटी छोटी चीजें हैं, ओके, दिमाग में रखना जरूरी होता है। और ये छोटा सा पार्ट जो मैंने लिया इमेजिनरी पार्ट है जिसका एरिया कितना मान लेता हूँ डी। अब बेटा क्योंकि स्फीयर है ये और इस स्फीयर स्फीयर का ही पार्ट है ना, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस पे नॉर्मल। तो क्योंकि स्फीयर है और स्फीयर पे नॉर्मल क्या होती है, रेडियस, यानी इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, वो रेडियस के अलॉन्ग ही होगी। अब क्योंकि मुझे यहीं पर दिखाना होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डी ए वेक्टर, और बेटा फील्ड भी मुझको रेडियली आउटवर्ड ही दिखाना होगा। अब क्योंकि एक के ऊपर एक हो जाएंगे तो दिखेगा नहीं, तो मैंने फील्ड यहाँ पे थोड़ा नीचे दिखा दिया, डी वेक्टर या ई वेक्टर। ओके, थोड़ा समझिए बात को। ये एरिया है, एरिया कितना प्यारे बच्चों इसका एरिया कितना है डी ए। ये एरिया का मैग्नीट्यूड है, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस पे नॉर्मल। तो स्फीयर के सरफेस पे नॉर्मल क्या होता है, रेडियस, तो रेडियस के अलॉन्ग आउटवर्ड, क्योंकि मैंने बोला था ना कौन सी डायरेक्शन जो हमें दिखे। अब स्फीयर क्लोज्ड है तो बाहर ही तो हो, आप स्फीयर के बाहर हो ना, तो डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। अब पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, वो भी चार्ज और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज को पॉइंट से जोड़ दीजिए, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड वेक्टर हो जाएगा, और निगेटिव होगा तो इनवर्ड। अब बात आएगी सर आपने ये वेक्टर नीचे दिखाया, इसी लाइन पे तो नहीं दिखाया, आप तो कहते हो कि चार्ज और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन। भैया एक के ऊपर एक कर देंगे, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर को दिखेगा नहीं, इसलिए ये पी पॉइंट है। ओके, तो मुझे कुछ नीचे करना पड़ा, किसी वेक्टर को हम पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं भाई, आप जानते हो ना। ओके, सो हियर इज द पॉइंट पी, हियर इज द पॉइंट पी। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेल इट। सो इस फिगर को ड्रा कर लिए, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस फिगर। मैं इस फिगर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, नोट करिए, चलिए नोट करें। ओके, सो ऑन द फिगर अ प्लस क्यू कूलम चार्ज, on the figure there is a plus q coulomb charge, p is the point at r distance from this charge where we had to find electric field intensity, and finally Coulomb's law, है ना। For that we draw a spherical Gaussian surface taking r as radius and plus q as center.
सेंटर क्या माना, जहां पे प्लस क्यू चार्ज है। ओके, ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया है। नाउ डी ए इज अ स्मॉल सरफेस एलिमेंट। डी ए क्या है, स्मॉल सरफेस एलिमेंट है। द डायरेक्शन ऑफ ई एंड डी ए वेक्टर आर शोन इन फिगर। ओके, नाउ अब देखिए बच्चों, क्या कर लिया हम लोगों ने, गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया। अब फिर दूसरा तरीका क्या बता, तो गॉसियन सरफेस ड्रा करने के बाद आप क्या करोगे, नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकालोगे, गॉस थ्योरम की हेल्प से फ्लक्स निकालोगे, दोनों को इक्वेट करोगे। ये सब में करना होगा, बस इतना ही काम है। सो फ्लक्स लिंक्ड बाय स्मॉल सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, स्मॉल सरफेस एलिमेंट। तो छोटे से सरफेस से निकालो, डी फाई इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यार बच्चों देखो, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में। डी ए वेक्टर सरफेस पे नॉर्मल, सरफेस क्लोज्ड है, मैं बाहर रहूंगा तो मैं वेक्टर जो होगा वो बाहर की तरफ। मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, और किधर जो आपको दिख रहा हो, तो भाई बाहर हूं तो बाहर की तरफ ही होगा, और बाहर वाला ही लूंगा मैं, क्योंकि और सरफेस पे नॉर्मल, क्योंकि स्फीयर का सरफेस तो नॉर्मल होगी रेडियस, तो रेडियस के अलॉन्ग ही होगा डी वेक्टर। और पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के अलॉन्ग बाहर की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0। इसी को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या, ई डी ए cos थीटा हियर, इस बार क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, फिगर में देख सकते हो। सो डी फाई इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, क्या हो गया, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। डायरेक्टली कर लो, आप समझ रहे हो ना, cos 0 दैट इज 1 हो गया हमारे पास। ओके, ई डी ए। तो ये रहा बेटा छोटे से स्मॉल, छोटे इस पार्ट से इतने से निकलने वाला फ्लक्स, मुझे पूरे से निकालना है। नाउ फ्लक्स लिंक्ड या फ्लक्स थ्रू होल क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस, पूरे क्लोज सरफेस से लिंक करता फ्लक्स कितना होगा। नाउ फ्लक्स थ्रू होल क्लोज सरफेस, सो पूरे क्लोज सरफेस से लिंक करता फ्लक्स क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन करना होता है ना। सो फाई इज इक्वल टू, पूरे से इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ई डी ए। बेटा जो चीज कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट होगा, फील्ड को बाहर कर लेंगे, तो ई और क्लोज्ड बॉडी डी ए। अब बेटा सरफेस का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब पूरा, तो पूरा सरफेस हो सकता है, हो कितना सकता है स्फीयर का बेटा, ये जो हम अगर डीए को, एरिया को बढ़ाएं, इंटीग्रेट करें, मतलब बढ़ाना, बड़ा करना, कितना बड़ा कर सकते हो, पूरा सरफेस। और स्फीयर का पूरा सरफेस कितना होगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, जानते हो ना स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। सो फाई इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, ई, और इस पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये तो नॉर्मल तरीके से आपने क्या निकाल लिया, फ्लक्स, नॉर्मल फार्मूले से फ्लक्स निकाल लिया। ओके, सो इसको आप क्या कर दो, नोट कर लो, इसको रफ करने वाला हूँ, जगह नहीं मेरे पास। आई थिंक आपने नोट कर लिया हुआ है, मेरे पास जगह नहीं है, सो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। रफ कर दो भाई। ओके, सो वेरी गुड, इसको नोट करिए, पॉज करिए, पॉज करने के बाद नोट करिए, नोट्स लिखिए, ये करते रहो। लॉकडाउन है, पाई आपकी मर्जी है, करिए बेहतर है, नहीं करिए तो और बेहतर है, आराम कर सकते हैं आप, है ना। ओके, सो दिस इज नाउ flux linked with flux through this closed surface by Gauss theorem। नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकाला, गॉस थ्योरम से निकालने हैं ना, बाई गॉस थ्योरम। दिमाग में रख लो, यही काम बचेगा, सिर्फ यही काम है, ये ऐसे एप्लीकेशन है। चार्ज बॉडी होगी, गॉसियन सरफेस ड्रा करिए, गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहां पे आपको इंटेंसिटी चाहिए, और नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकालिए, जैसे कि मैंने अभी निकाला, गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाली, जैसे निकालने जा रहा हूं। दोनों को क्या करिए, इक्वेट कर दिए, बॉडी एक ही है, तो फ्लक्स से आप जितने तरीके से निकालो सेम होगा, दोनों को इक्वेट करिए, फील्ड आ जाएगा। ओके, सो फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस बाय गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटा, फ्लक्स बेटा लिंक करेगा तो 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी।
जो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रा किया, इमेजिनरी सरफेस मैंने ड्रा किया, उसके अंदर कितना चार्ज था, नेट चार्ज कितना है, क्यू। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को क्या कर दें भाई, इक्वेट कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं कर लेता हूं। दोनों भाई फ्लक्स सेम होगा, बॉडी यही है। सो E into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught. So what will be the electric field intensity? 1 upon 4 pi epsilon naught. 4 pi नीचे आ गया, epsilon naught नीचे है ही है, और Q upon r square। आपने देखा ये पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब मुझे क्योंकि आप अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कराना चाहता है तो आपने कर ली ना, ओके। अब आपको क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ ड्राइव करना है प्यारे बच्चों। क्या ड्राइव करना है, कूलम्ब्स लॉ। इसको भाई रफ कर दे रहा हूं, हाँ क्योंकि जगह नहीं है यार, तुम तो सोचा करो यार, जगह अगर तो होनी चाहिए यार, हाँ। चलो पढ़ते रहो भाई, जितना हो जाएगा, क्योंकि मैं भी बीच बीच में बंक करके क्लासेस डाल रहा हूँ, एक रेगुलरिटी नहीं हो रही, खाली क्लास है, ऑनलाइन पढ़ाना है, तो इस वजह से। सो प्यारे बच्चों, थोड़ा समझेंगे यहाँ पे, थोड़ा देखेंगे ध्यान से। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ फिगर को देखिए, फिगर को नाउ इफ a test charge q naught is placed at point P पॉइंट पर हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रख देते हैं। सो प्यारे बच्चों, व्हाट विल हैपन, टेस्ट चार्ज में वहां पे रख दूंगा। सो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पर कितना फोर्स काम करेगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। सो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना आपको, E क्यू नॉट, और E की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हो, गॉस थ्योरम की हेल्प से क्यों निकाला आपने, कहा मैं कह रहा हूं आपने फर्जी निकाल दी, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों यही कूलम्ब्स लॉ है, आपने ड्राइव कर लिया हुआ है। एरिया मीडियम अगर एयर है, वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, आप सब जानते हो राइट, ओके। सो इट इज ड्राइव, ये क्या हो गया, ड्राइव हो गया, क्लियर है। सो इसको दिमाग में रख लीजिए, आई एम गोइंग टू रफ इट। पॉज कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि अगर कूलम्ब्स लॉ में जो एक्सपोनेंट है दैट इज आर की जो पावर है, कूलम्ब्स लॉ क्या है हमारा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। सो अगर ये आर स्क्वायर की जगह में और कुछ होता, आर स्क्वायर ना होता, कूलम्ब्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ ना होता। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है जिसमें जो फोर्स है वह डिस्टेंस, चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होता, यानी आर में पावर 2 ना होती, यानी एक्सपोनेंट 2 ना होती, तो गॉस थ्योरम हमारा ड्राइव नहीं होता, गॉस लॉ हमारा गलत हो जाता या नहीं होता। ऐसा क्यों भाई, चलिए अगर फोर्स ये आया है तो फिर फील्ड क्या होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। जब फोर्स ये है तभी इंटेंसिटी आई है। सो प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या था, प्लस Q कूलम्ब का चार्ज था, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, और इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रा किया, थोड़ी देर पहले किया भी था। अब इस गॉसियन सरफेस से लिंक करता हुआ मैं फ्लक्स निकालता हूं। अब जो फ्लक्स मैं निकालता हूं दैट इज पहले छोटे से सरफेस यानी डीए से निकालता हूं। डीए की डायरेक्शन थोड़ी देर पहले आपने देखी, वो रेडियली आउटवर्ड, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं। फील्ड भी हमारा रेडियली आउटवर्ड था, ठीक है। तो जो फ्लक्स लिंक कर रहा था स्मॉल पार्ट से, वो कितना था बेटा, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटा, ई डी ए कास 0 में डायरेक्टली ले रहा हूँ, ये और डी ए के बीच का एंगल 0 था, एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
सो जो फ्लक्स लिंक कर रहा है पूरे से ट्रांस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पूरे से लिंक करता हूँ फ्लक्स का, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, दैट इज इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है, या फाई इज इक्वल टू बेटा ई एंड यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन बेटा कितना हो गया डी ए। अब अगर कुलाम्स लॉ या कुलाम्स लॉ में ही बोलेंगे, अगर एक्सपोनेंट 2 ना होती, r की पावर 2 ना होती, कुछ और होती, मान लेते हैं पावर 3 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पावर 3 आता। उस समय क्या होता, जो फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ क्लोज बॉडी, पूरी बॉडी से निकाला, ये स्मॉल पार्ट से निकाला, नाउ फ्लक्स लिंक्ड फ्रॉम होल बॉडी, पूरी बॉडी से लिंक करता हुआ, तो बेटा फाई ये निकाला। अब अगर एक्सपोनेंट कुलाम्स लॉ में 2 ना होके कुछ और हो, यानी फील्ड कुलाम्स लॉ के फार्मूले में या इंटेंसिटी के फार्मूले में r की पावर 2 ना होके कुछ और हो, तो देखिए मान लेता हूं q1/4πε0r³ मान लेता हूं, और dA पूरा एरिया कितना था पूरा बेटा, ये 4πr², पीछे देखा ही आप लोगों ने, है ये कितना है पूरा एरिया, क्या होता है स्क्वायर का 4πr² कि एरिया का इंटीग्रेशन है। सो बेटा आप देखो जरा 4π से 4π कैंसिल हो गया, और 1/4% q/r³ बेटा q/r² होता, मैंने q/r³ कर लिया हुआ, क्योंकि पावर 2 ना मान के कुछ दूसरी मान रहे। सो फाई इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, देखिए हमारे पास, अब r³ से कैंसिल होता है, बेटा कितना था 1/ε0r³। बेटा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता फ्लक्स, गॉस थ्योरम कहती है कि द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड बॉडी इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट, इसके अंदर तो चार्ज प्लस q है, बट ये रेडियस आ गई, इसका मतलब गॉस थ्योरम क्या हो रही है, गलत हो रही है। और गलत क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में r² का जो ओरिजिनल फार्मूला होता है उसकी जगह हम r³ ले रखा है, कूलॉम्स लॉ में जो r² होता है उसकी जगह हमने r³ ले रखा है। यानी कि गॉस थ्योरम हमारी तभी तक वैलिड है, तभी तक सही है कब, जब कूलॉम्स लॉ में एक्सपोनेंट कितनी है 2, और अगर एक्सपोनेंट 2 ना होती तो गॉस थ्योरम क्या हो जाती, हमारी गलत हो जाती, इनवैलिड। ठीक है, ये क्वेश्चन था। सो दैट कूलॉम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द एक्सपोनेंट इन कूलॉम्स लॉ इज 2। कूलॉम्स लॉ में एक्सपोनेंट 2 होगी तभी गॉस थ्योरम वैलिड है, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगी, है ना। गॉस थ्योरम तो q/ε0 होता है, यहाँ तो r आ गया। ठीक है, सो एक छोटा सा क्वेश्चन था, सो दिमाग में रखिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ देयर आर फ्यू अदर टॉपिक्स। चलिए भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, कुछ अदर चीजें पढ़ाता हूँ मैं आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे रखते रहिए भाई। चलो, कुछ चीजें हैं बेटा जो आपको सीखनी है। पहली है लाइन चार्ज डेंसिटी, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, दूसरा है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको सिग्मा से। सिग्मा सिग्मा, दो सिग्मा होते हैं ना, छोटा सिग्मा ये, बड़ा सिग्मा ये। अब हमारे पास 3 हो गया बेटा। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम, एरियल भी बोल देते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले बच्चों इन तीनों के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? If the charge is distributed uniformly over a line, over a length, इसको और बेहतर समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई आपके पास ऐसी बॉडी है जो कि जिसमें लेंथ प्रियोरिटी में है, लेंथ जो डायमेंशन है वो प्रियोरिटी में, जैसे वायर, तो वायर में लेंथ ही दिखती है, बाकी चीजें अदर डायमेंशंस क्या होती हैं वो मैटर नहीं करती। वायर की क्या लेंथ मैटर करती है। नहीं, कोई वायर हो और वायर को हम चार्ज दे दें, चार्ज कर दें, और चार्ज उस वायर में यूनिफॉर्मली क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हर एक जगह चार्ज की वैल्यू जाता है।
सॉरी बराबर है, इक्वल है। जैसे बोर्ड को मैं चार्ज कर रहा हूं, तो बोर्ड को मैंने चार्ज दे दिया। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो बोर्ड के हर एक पॉइंट में चार्ज की वैल्यू, हर एक प्लेस पे चार्ज की वैल्यू इक्वल है। अब ऐसा नहीं कि इस रीजन पे 10 कूलम हो जाए और पता लगा मैं उस रीजन पे जा रहा हूं तो 2 कूलम है, तो ये अनयूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी अन बोल दिया मैंने, नॉन यूनिफॉर्म है। सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म हो, ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डेंसिटी जो वर्ड आता है पर यूनिट, अगर लेंथ है तो पर यूनिट लेंथ, सरफेस है तो पर यूनिट एरिया, वैल्यूम है तो पर यूनिट वैल्यूम। डेंसिटी का मतलब ये होता है, जैसे हम क्या बात करते हैं मास डेंसिटी की, तो जो मास डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, जो मास होता है बॉडी के पूरे वैल्यूम में होता है, तो मास डेंसिटी हमेशा क्या आती है, थोड़ा समझने की कोशिश करें डेंसिटी का मतलब क्या है। इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, m किलोग्राम मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वैल्यूम v, तो इसी को उल्टा मैं कहूं कि वैल्यूम v में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो m है, समझिएगा बात को। सो यूनिट वैल्यूम में कितना होगा, m अपॉन v, तो यूनिट वैल्यू में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन आया उसी को हम लोग क्या कहते थे, मास डेंसिटी। d इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, मास अपॉन वैल्यू। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको और समझना है कि v वैल्यूम में m है और यूनिट वैल्यूम में आपने निकाला तो v से क्या कर दिया, डिवाइड। ये तभी आपने किया और ये तब तक सही है जब तक मास हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे बोर्ड है और बोर्ड की मैं लेंथ कह दूं कि 10 मीटर है, 10 मीटर है नहीं, मान लेता हूं कि 10 मीटर है, और मैं कह दूं 10 मीटर में 10 किलोग्राम मास डिस्ट्रीब्यूट है, तो 1 किलोग्राम में कितना होगा, तो आप क्या करते हो, 10 मीटर में 10 किलोग्राम, ये 10 मीटर में 100 किलोग्राम मास डिस्ट्रीब्यूट है, तो 1 मीटर में क्या होगा, 100/10 करोगे ना, दैट इज 10 किलोग्राम। ये तब तक सही है जब तक हर जगह मास इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो पता लगा कि इस 1 किलोमीटर में, इस 1 मीटर में तो कुछ मास बहुत ही कम है और पता लगा आगे बहुत ज्यादा है, तो आप वो जो कैलकुलेशन करोगे 10 मीटर में 100 किलोग्राम सही है, लेकिन 1 मीटर में आप निकालोगे कि 10, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहां तो कुछ था ही नहीं, यहां 10 से कम निकला, जो आपने कैलकुलेशन किया 10, लेकिन यहां पे 10 नहीं था और पता लगा यहां पे तो 20 है। तो ये बात आपकी यूनिटरी में, ये जो कॉन्सेप्ट है तब तक सही है जब तक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, यूनिफॉर्म, हर जगह इक्वल हो। ओके, सो आप समझ गए क्या है डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट लेंथ में जो चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो चीज आप फैला रहे हो, जो चीज आप दे रहे हो बॉडी को, उसकी पर यूनिट लेंथ, एरिया या वॉल्यूम में जो भी आप मास की बात करेंगे तो मास डेंसिटी में आ जाएगा। अगर आप चार्ज दे रहे हैं बॉडी को तो पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है, पर यूनिट एरिया में जो चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है, वो चार्ज डेंसिटी हो जाता है। मास क्योंकि बॉडी के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जो मास डेंसिटी होती है वो वॉल्यूम की होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी, अब पॉपुलेशन कहाँ होती है, जमीन पे, सरफेस पे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा कैसे निकालते हैं, एरिया से। तो पर यूनिट एरिया में जो पॉपुलेशन, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। यानी जो चीज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, यहां पर पॉपुलेशन पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सरफेस पे, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो पॉपुलेशन अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया पे कितनी पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। अगर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है यूनिफॉर्मली, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, और वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। और डेंसिटी का मतलब ये पर यूनिट में, दैट इज पर यूनिट लेंथ में या पर यूनिट सरफेस में या पर यूनिट वॉल्यूम में। ये डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूट की जाने वाली चीज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट की है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट। अब बात आती है चार्ज की, चार्ज डेंसिटीज की प्यारे बच्चों। तो जो चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वह कोई भी बॉडी हो प्यारे बच्चों, वो लीनियर बॉडी हो यानी जिसमें लेंथ प्रियोरिटी में हो, या वो सरफेस हो जैसे हमारा बोर्ड। अब सरफेस में 2 डायमेंशन ही लेते हैं, लेंथ और विड्थ, और इसमें थिकनेस भी है, तो फिर इसे हम निगलेक्ट कर रहे हैं, बोर्ड इट इज नॉट अ प्रॉपर, ठीक है।
तो ये हमारे सरफेस हो गया। और वैल्यूम दैट इज कोई बॉडी 3D ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, है ना। वैल्यूम में बॉडी के होल मैटर में, ठीक है, तो समझ में आ गया। सो लाइन चार्ज डेंसिटी को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? इफ अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट की जाने वाली चीज, दी जाने वाली चीज तो चार्ज है ना, तो इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लेंथ, ओवर अ लाइन, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लेंथ में या लाइन में, सो द चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, पर उस लाइन में पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा उसको लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं। समझिए फिर से, if the charge is distributed uniformly over a length, over a line, then charge in per unit length is called line charge density represented by lambda. Okay, नोट कर लीजिएगा। अब let q कूलम चार्ज is distributed in length l, l लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है q कूलम का, तो यूनिट लेंथ में कितना किया जाएगा बेटा q by l, और यूनिट लेंथ में जो चार्ज है इसी को लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं, तो लेम्डा बराबर कितना आ जाएगा q by l। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी कूलम पर मीटर। लाइन चार्ज डेंसिटी समझ में आ गई। सिमिलरली अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सरफेस ऑफ एरिया, ठीक है, ए मान लेता हूं, सो इफ द चार्ज इज अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं भैया, याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। So if the charge is distributed uniformly over a surface, then charge in per unit area, उस surface के per unit area में जो चार्ज होगा, तो charge in per unit area is called surface charge density। मानते हैं let q कूलम charge is distributed in surface A, A surface में q कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो पर यूनिट में कितना होगा q by A, and that is called sigma surface charge density। बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, ये लाई लाइन चार्ज डेंसिटी, और ये आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है नीचे, है ना। नाउ प्यारे बच्चों, इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा कितनी होती क्या होती है, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्यारे बच्चों क्या है, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ वॉल्यूम, देन charge in per unit volume is known as the volume charge density। so प्यारे बच्चों, it is represented by rho, आप समझ गए हो। let q कूलम चार्ज is distributed in volume v, यानी v वैल्यू में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है q, तो पर यूनिट में कितना हो जाएगा q by v, that is rho is equal to कितना हो जाएगा q by v, and its unit will be कूलम पर मीटर क्यूब। होप आपको लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समझ में आ गई होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, सो दिमाग में इस बात को रखिएगा, ठीक है भाई। ओके, इस चीज़ को दिमाग में क्या करेंगे आप, थोड़ा सा देख लीजिए, दिख नहीं रहा। ओके, दिस वाज कंप्लीटेड। सो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, ये सब क्या है आपको आ गया है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ और हम लोग क्या करते हैं आगे दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ओके मेरे बच्चों, नाउ अब डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेरिवेशन मैं आपको बताता हूँ कौन सा करना है, इसके बाद एप्लीकेशन नहीं आता है, थोड़े थोड़े डेरिवेशन से कर लेते हैं जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ओके, सो चलिए इसको ड्राइव कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो बेटा इसकी वजह से हमें डेरिवेशन करना है।
मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, मेरे पास एक वायर है और ये वायर जो है ना वो इनफाइनाइट लेंथ का है, वो दिख रहा है आपको, और इसको मैंने प्लस क्यू कूलाम का चार्ज दे दिया है। मैंने इसको कितना दे दिया बेटा, प्लस क्यू कूलाम का चार्ज दे दिया। इस वायर से बेटा आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस वायर की इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। क्या तरीका होता था, पहले गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। तो मैंने क्या ड्रा कर लिया, एक गॉसियन सरफेस, और ये जो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रा किया हुआ है ये जरूरी नहीं कि पूरा कवर करे, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि पूरा कवर करे, ठीक है ना। हाँ, होगी कुछ चार्ज तो कवर करना ही चाहिए। तो अब देखिए ये गॉसियन सरफेस कहां से पास होके जा रहा है बेटा, जो पॉइंट पी हो कहां पर होगा, गॉसियन सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे, ओके, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये सिलेंडर मैंने आपको बना दिया, एक गॉसियन सरफेस मैंने ड्रा किया हुआ है, और जो पी पॉइंट है प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको दिखे, ये जो पी पॉइंट है वो कहाँ होगा, सरफेस पे। अगर मैं अंदर यहाँ पे बना लेता हूँ तो भी कंफ्यूज ना होना, वो सरफेस पी है, क्योंकि गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है ना, और जब सिलेंड्रिकल है वो तो 3D फिगर है भाई, थोड़ा समझिएगा, यहाँ से आया पी है, ओके। अब पी पॉइंट पर एक तरीका है हमारा, क्या करते हैं, छोटा सा पार्ट लेंगे पहले, है ना। अब इस छोटे से पार्ट जिसका एरिया कितना है, डी ए, अब इस सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, सिलेंडर का जो कर्व होता है उस पर परपेंडिकुलर, क्योंकि जो पार्ट है छोटा सा वो किसका पार्ट है, सिलेंडर के कर्व सरफेस का, और कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर, वही तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ना, सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या होगी, रेडियस, सिलेंडर की रेडियस। और एक बात, मैं तो बाहर ही हूं ना, सिलेंडर के बाहर, तो बाहर की तरफ ही हो गया एरिया वेक्टर डी ए, है ना, समझना होता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो ये डी ए वेक्टर हो गया। अब बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होगी। आप समस्या, क्योंकि एक के ऊपर एक दिखा नहीं सकते, तो मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, ई वेक्टर। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर क्या हो गए, पॉइंट पी पर या एक दूसरे की क्या हो गए, डायरेक्शन। मैं इस ये जो ई वेक्टर है ना, ये मैं एक दूसरे के ऊपर नहीं दिखा सकता, इस वजह से मैंने यहाँ दिखाया होगा, ठीक है। ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट है मेरा, ठीक है, पी पॉइंट, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और रेड वहाँ से यानी कि जो हमारा वायर है, वायर से पी पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, आर। पी पॉइंट कहाँ है, सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर, दैट इज गॉसियन सरफेस के, गॉसियन सरफेस के सरफेस पर, गॉसियन बॉडी जो क्लोज सरफेस के सरफेस पर, ओके। सो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे, मैं तो नहीं बोलने वाला, लिखने वाला। सो प्यारे बच्चों, ऑन द फिगर देयर इज अ on the figure there is a wire of infinite length plus q coulomb charge is distributed uniformly over the wire. बस देखिए, on the figure there is a infinite line of charge, infinite line of charge। इस वायर में चार्ज प्लस क्यू कूलम को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि इस वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, सो इसको हम क्या कहेंगे, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनफाइनाइट लेंथ। सो अब थोड़ा सा लिखिए इस फिगर के बारे में प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लिख लीजिए। हाँ, लेट अस कंसिडर a uniformly charged, let us consider a uniformly charged, let us consider, या on the figure there is a फिर से देख लीजिए, on the figure there is a uniformly charged wire of length of infinite length, वायर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट, और ये वायर जो है ना वो यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया, ठीक है। So on the figure there is a uniformly charged wire of infinite length and plus q coulomb charge is distributed in its length. इसकी लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, plus q coulomb charge, and lambda is the linear charge density. lambda क्या है, linear charge density, okay. P is the point where we have to find electric field intensity
at smaller distance from the wire. For that we draw a Gaussian cylinder. क्या ड्रा किया? Gaussian cylinder passing through the point P. Okay. Now of we draw a Gaussian cylinder of length L कर लीजिएगा. L लेंथ का हम लोगों ने क्या किया? Gaussian cylinder ड्रा किया हुआ. वायर की लेंथ तो इनफाइनाइट है, लेकिन जो सिलेंडर ड्रा किया वो L लेंथ का है. सो प्यारे बच्चों, लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगी? मैंने आपको बताया है. लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगी? समझिएगा जरा ध्यान से. अब क्योंकि ये तो पूरा इनफाइनाइट लेंथ का है, ओके मेरे बच्चों. व्हाट विल हैपन? ओके आई थिंक समझ में आ रहा. मेरे बच्चों एक बात यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो वायर है ऑन द फिगर देयर इज अ वायर ऑफ ऑन द फिगर देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और इसमें जो चार्ज दिया गया है ना वो प्लस क्यू कूलम का नहीं है, वो है मींस चार्ज दिया गया है. और वो कितना है वी डोंट नो, हमें नहीं पता कितना चार्ज दिया गया, बट वो जो चार्ज दिया गया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, वायर की लेंथ कितनी? इनफाइनाइट. आप ये थोड़ा सा लिखेंगे, वो जो पीछे का है वो नहीं लिखेंगे कि प्लस क्यू कूलम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड और इट्स लेंथ. ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया कितना वो नहीं पता. हैविंग चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटा? लैम्डा. ओके, और जो सिलेंडर हमारे पास है वो कितनी लेंथ का? एल लेंथ का है. ठीक है ना. अब सिलेंडर जितना चार्ज कवर कर रहा है वो मान लेते हैं क्यू चार्ज कवर कर रहा है. ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात है ना. इफ क्यू इज अ चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सिलेंडर, क्यू कूलम का चार्ज गॉसियन सिलेंडर के द्वारा इंक्लोज किया गया है. तो बेटा लाइन चार्ज डेंसिटी हमारे पास कितनी है? पर यूनिट लेंथ में लैम्डा कितना है हमारे पास? लैम्डा क्या होता था बेटा? चार्ज अपॉन लेंथ. तो बेटा सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है वायर में? Q, और सिलेंडर की लेंथ कितनी है? L, यानी L लेंथ में कितना चार्ज है? Q. सो लाइन चार्ज डेंसिटी बेटा कितनी हो जाएगी? Q अपॉन L. पर यूनिट लेंथ में लैम्डा बराबर Q बाई L. इसकी हर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है? Q बाई L. ये मान लिया ना कि सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है? Q है ना. Let Q coulomb charge is enclosed by Gaussian cylinder of length L. So lambda बराबर कितना आ जाएगा बेटा? Q by L. बेटा इतनी लेंथ में कितना चार्ज है? Q, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. L लेंथ में Q है तो पर यूनिट लेंथ में नहीं, लाइन चार्ज डेंसिटी क्या आ गई? Q by L. ओके बेटा, हमें P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी. क्या तरीका होता था भाई? सबसे पहले गॉसियन सिलेंडर ड्रा कर लिया. नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकालो, गॉस थ्योरम से निकालो, उसको क्या कर दो? इक्वेट कर दो. चलो, सो नॉर्मल तरीके से निकालना है. तो नॉर्मल तरीके से निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले छोटे सरफेस से, फिर पूरी बॉडी से. अब बेटा इस पूरी जो कि सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर से जो फ्लक्स निकलेगा कहाँ से निकलेगा? इस कर्व सरफेस से भी निकलेगा, ऊपर का जो प्लेन सरफेस है इससे भी निकलेगा, नीचे का प्लेन सरफेस इससे भी निकलेगा, है ना. तो एक साथ कर लेते हैं जरा. यहां पर भी मैं एक छोटा सा डीए एरिया बना, डीए स्मॉल पार्ट ले लेता हूं. अब इस डीए की जो डायरेक्शन होगी ना, इस पे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी बेटा. सरफेस प्लेन है तो सरफेस पे परपेंडिकुलर तो ऊपर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन. बट जो फील्ड होगा वो तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से क्या होगी? रेडियल आउट. तो फील्ड तो हमारा इधर होगा ना भाई. ये डीए थोड़ा सा मान लेता हूँ, और फील्ड की डायरेक्शन तो इधर होगी. ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, समझते रहिए भाई. ओके, वेरी गुड. सो प्यारे बच्चों, नाउ फ्लक्स linked by CURV कर्व सरफेस. कर्व सरफेस से मैं निकाल रहा हूँ, फ्लक्स लिंक करता हूँ सिलेंडर के कर्व सरफेस से निकाल रहा हूँ. प्यारे बच्चों, तरीका क्या होता था? पहले छोटे से निकालते थे, फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं. अब मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ. पूरे से निकाल रहे हैं तो पूरे से कैसे निकालते थे? छोटे से निकालते थे, और छोटे से निकालने वाला क्या होता था? E डॉट डी वेक्टर, और उस छोटे से निकालने का जो छोटे से निकलेगा उसका क्या कर दिया? इंटीग्रेशन. तो पूरे से निकाला है. पूरा क्या? कर्व सरफेस. तो कर्व सरफेस है अभी, और कर्व सरफेस ही केवल सिलेंडर को क्लोज नहीं करता, इसलिए यहां पे हम इस बार क्लोज्ड इंटीग्रेशन लगा के केवल इंटीग्रेशन लगा रहा हूं. ध्यान, छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखिएगा. ओके, सो हमारे पास ई और डी ए
के बीच में एंगल कितना है 0। सो माय डियर स्टूडेंट्स फाई इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा ई डी ए कास 0 थीटा इज इक्वल टू 0 इन दिस टाइम, है ना। थीटा 0 है ई और डी ए के बीच में, आप देख लो इस बार कर्व सरफेस के लिए। सो बेटा कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट इज कितना आ जाएगा मेरे पास ई और डी ए। अब बेटा पूरा सरफेस कितना है, इंटीग्रेशन है डीए का, किसका, एरिया का। तो कौन सा एरिया, कर्व सरफेस का, कर्व सरफेस से निकाल रहा। सो बेटा कर्व सरफेस का पूरा इतना कितना होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस कितना होता है बेटा 2 पाई आर एल, याद है ना आपको 2 पाई आर एल, ओके मुझे तो याद है भाई। तो कर्व सरफेस से आ गया। अब बेटा ऊपर से क्या कर लेता हूँ मैं, रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, समझ रहे हो आप बात को। सो मैं ऊपर वाले को क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं रफ कर ले रहा हूँ, और ऊपर वाले को रफ करके भाई मैं क्या कर रहा हूं, अब प्लेन सरफेस निकल। नाउ फ्लक्स लिंक्ड बाय प्लेन सरफेस, एक प्लेन से निकालते हैं दूसरे से कर लेंगे क्या है। सो बेटा फाई इज इक्वल टू, फिर से वही सरफेस है तो इंटीग्रेशन करेंगे ई डी ए वेक्टर। अब बेटा ई और डी ए के बीच में कर, यहाँ पे कितना एंगल है 90 का है, तो ई इंटीग्रेशन है डी ए और कास 90। बेटा देखो ना ई और डी ए के बीच में एंगल 90 है, तो कास 90 0 होता है। सो फाई इज इक्वल टू कितना कितना आ गया 0। एक अब देखो छोटे से निकालो उसका इंटीग्रेशन करो, दैट इज पूरे प्लेन सरफेस से, दैट इज प्लेन सरफेस से जो आएगा वो 0 आएगा, तो दूसरे वाले प्लेन सरफेस से भी कितना आएगा 0 आएगा। सो टोटल या नेट फ्लक्स लिंक्ड बाय सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर, ओके। सो बेटा ये भी था, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, इक्वेशन सेकंड थी। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू, फाई टोटल मान लेते हैं, इसको फाई E1 मान लो, फाई E1 एंड इट इज फाई E2, ओके। सो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा फाई E1 प्लस, ठीक है, टोटल फ्लक्स डायरेक्ट आ जाएगा। तो बेटा बाकी तो 0 आ रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा E इंटू 2 पाई आर एल। इक्वेशन हमारे पास कितनी आ गई, थर्ड। क्या है फर्स्ट और सेकंड मत करो, फर्स्ट एंड सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट ही रखो। चलो टोटल फ्लक्स आ गया नॉर्मल तरीके से। अब बेटा गॉस थ्योरम की तरीके से कितना होगा, इसको रफ कर दूं, कर दो भाई। सो नाउ फ्लक्स लिंक्ड बाय थ्रू गॉसियन सिलेंडर। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कितना चार्ज था सिलेंडर के अंदर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता ना। बट Q इज इक्वल टू कितना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है Q बाई L। सो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा लैम्डा L रख दो यहाँ पे। सो फाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। अब बेटा फ्लक्स नॉर्मल तरीके से निकाला, गॉस थ्योरम की तरीके से निकाला, दोनों को क्या करें इक्वेट कर दें, फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर दें, दोनों को इक्वेट कर दें। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रफ कर दो भाई, ओके सर कर दीजिए। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, फर्स्ट में कितना आता फ्लक्स E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल, और उसमें कितना आता है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट विल बी बेटा फील्ड कितना आ जाएगा E इज इक्वल टू L से L कैंसिल हो गया, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। आप यहाँ से देख रहे हैं डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, R है दैट इज R ज़्यादा होगा तो फील्ड कम होगा, जितना दूर जाएंगे फील्ड इतना ही कम होगा। पॉजिटिव सिलेंडर है तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, और निगेटिव है चार्ज, अगर नेगेटिव दिया गया है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज दिया गया था वायर को, तो फील्ड क्या होगा रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ, है ना। चलो थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको, ये पॉजिटिव चार्ज दिया गया था अगर सिलेंडर को, तो यहाँ पर अगर पॉइंट अप तो फील्ड क्या होगा रेडियली आउटवर्ड। अगर ये नेगेटिव सिलेंडर होता हमारे पास, है ना, तो फील्ड क्या होता था रेडियली इनवर्ड, ओके। सो ये होता चार्ज को सिलेंडर को पॉइंट से जोड़ दीजिए, है ना,
सिलेंडर को पॉइंट से क्या करिए, जोड़ दीजिए, फील्ड क्या हो गया, रेडियली इनवर्ड नेगेटिव था, पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड, और जो वैल्यू होगी फील्ड की इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। व्हाट आर द टर्म्स एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर मीडियम आ जाएगा तो के लगा देंगे, ठीक है। लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी Q by L, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी फार्मूले होंगे वहां पर चार्ज को केवल न्यूमेरिकल वैल्यू में रखेंगे, क्योंकि जो उसका साइन है वो डायरेक्शन बताएगा, बार बार बताता रहता हूँ। चलिए भाई ठीक है, सो ये डेरिवेशन हो गया आज की क्लास में, वैसे इतना ही। आई थिंक दैट आप अच्छे से प्रिपेयर कर होंगे, प्रिपेयर कर लीजिए भाई, जब तक क्लास ले रहा हूँ तो ले रहा हूँ भाई, है ना, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। सो जब लॉकडाउन ओपन होगा तभी लूँगा फिर, ओके। पढ़ते रहिए, अगर कमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्लास नहीं लूँगा, ओके।